अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने हाइपर और हाइपोनेट्रीमिया पढ़ा था। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा और वही इंपॉर्टेंट और मुश्किल लगता है। उसके बाद तो कलीमिया की जो बात है यानी हाइपर कलीमिया या हाइपोकलीमिया, ये तो बहुत आसान है। सो अब हम लोगों ने एक पोटाशियम डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। इसके अंदर पहले हम डिस्कस करेंगे हाइपर कलीमिया को कि अगर पोटाशियम लेवल ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या फ़ीचर्स होने और किस तरह से हमने इसको मैनेज करना है। तो आपने याद रखना है बेटे कि हाइपर कलीमिया का मतलब यही है कि जब सीरम पोटाशियम लेवल्स जो हैं 5.5 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अब इसका मतलब है नॉर्मल पोटाशियम कितना होता है। नॉर्मल पोटाशियम 3.5 से लेके 5.5 तक या 4.5 तक कंसीडर किया जाता है। एवरेज 4 ही होता है। 3.5 से कम होगा तो हाइपोकलीमिया और 5.5 से ज़्यादा होगा तो फिर वो हाइपरकलीमिया में आएगा। इंपॉर्टेंटली आपने इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो याद रखने हैं। क्लिनिकल फीचर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर ले। एक जीआईटी के ऊपर फीचर आ रहे होते हैं, नंबर 2 मसल्स रिलेटेड फीचर्स होते हैं और नंबर 3 आपने कार्डियक रिलेटेड। ये 3 इंपॉर्टेंट जगह पे हाइपरकलीमिया और भी होते हैं, लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है जो सिनेरियोज में आपको मेंशन कर देते हैं। अगर हम जीआईटी की बात करेंगे तो जीआईटी में नोजिया है, वॉमिटिंग है और इसके साथ बेटे आपने याद रखना है इंटेस्टाइनल कॉलिक होता है। मतलब आपकी जो इंटेस्टाइन है वो बिल्कुल जो है वो इमोबाइल हो जाती है, उसमें मोटिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, सो जीआईटी में नोजिया, वॉमिटिंग, कॉलिक हो सकता है। मसल्स की हम बात करेंगे तो मस्कुलर वीकनेस होती है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि पेशेंट को फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। क्या होती है? फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। और फ्लैसिड पैरालिसिस के बाद अगर हम देखें कार्डियक रीजन में तो कार्डियक कंडक्शन एब्नॉर्मैलिटीज़ आ रही होती हैं, उसी तरह कार्डियक रिदमियाज होते हैं। और नंबर 3 ईसीजी पे बड़े इंपॉर्टेंट चेंजेस आते हैं। अब ईसीजी पे क्या चेंजेस आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो पी वेव सम टाइम एब्सेंट भी हो जाती है या फिर पी वेव की जो लेंथ हाइट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ये जो पी से लेके आर तक इंटरवल है, ये पी आर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग हो जाता है। उसके बाद ये जो क्यू आर एस है ना, ये भी वाइडेंड हो जाता है। और उसके बाद बेटे आपने याद रखना है कि टॉल टेंटेड टी वेव है। अब मैं नॉर्मली यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो नॉर्मली आपको पता है कि इस तरह की ईसीजी होती है। ठीक है, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक ये डिफरेंस है कि टी वेव सम टाइम एब्सेंट भी हो सकती है या फिर टी वेव जो है वो थोड़ी ऐसे उसकी वर्टिकल हाइट रिड्यूस हुई हुई होगी। उसके बाद आपने याद रखना है कि पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है, क्यू आर एस जो है वो वाइडन होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही टॉल टेंटेड टी वेव्स होती हैं जो कि इंडिकेट की जाती हैं। नॉर्मली टी वेव इतनी टॉल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे टॉल वेव्स जो है टॉल टी सॉरी ईसीजी के ऊपर जो है वो टॉल टी वेव्स होती हैं जिनको हम टेंटेड वेव्स कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरा सिनेरियो देंगे। पेशेंट है नोजिया वॉमिटिंग के साथ है और मसल वीकनेस है और ईसीजी के ऊपर जो है वो टॉल पीक या टी टेंटेड वेव्स आई हैं, तो आपकी डायग्नोसिस या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, सो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइडन हुआ होता है और पी क्यू इंटरवल जो पी आर इंटरवल की हमने बात की है वो पी आर इंटरवल भी क्या हुआ है? प्रोलॉन्ग्ड हुआ है। ठीक है, सम टाइम पी वेव जो है उसको लॉस भी हो सकती है और अगर ज़्यादा सवेयर होगा तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा सकता है, साथ में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं हाइपरकलीमिया के इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखने हैं। मैं यहाँ ये फीचर्स दोबारा बता देती हूँ और हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं ताकि हम हाइपरकलीमिया और जो हाइपोकलीमिया होगा हम उनको आपस में क्या कर सकें, कंपेयर कर सकें, ताकि आपको बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बेटे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ किसके बारे में? हाइपरकलीमिया के बारे में। हाइपरकलीमिया की डेफिनेशन ये है कि जब सीरम पोटाशियम जो है वो 5.5 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाएंगे। और क्लिनिकल फीचर्स के लिहाज से अगर बात करूँ तो मैंने आपको कहा कि 3 जगह इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एक जगह जीआईटी, नंबर 2 आपने मसल्स याद रखने हैं और नंबर 3 जो है वो आपने ईसीजी याद रखनी है। जीआईटी पे नोजिया, वॉमिटिंग और इंटेस्टाइनल कॉलिक है। मसल्स में देखेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं उनकी वीकनेस है और नंबर 2 फ्लैसिड पैरालिसिस है। ठीक है, और ईसीजी पे 4 पॉइंट्स बताए हैं, ड्रॉ करके भी बताए हैं कि एक तो आपकी पी वेव जो है वो थोड़ी लॉस भी हो सकती है, उसका वो कम भी होता है। उसके बाद जो पी आर इंटरवल है वो क्या होता है? प्रोलॉन्ग हुआ होता है। इसी तरह अगर हम क्यू आर एस की बात करेंगे तो क्यू आर एस वाइडेंड होता है सॉरी फॉर दिस। और उसके बाद आपने याद रखना है कि जो टी वेव्स होती हैं वो टी वेव जो हैं वो बहुत ज़्यादा टॉल टेंटेड और पीक्ड टी वेव्स होती हैं जो हमने अभी ड्रॉ करके भी देखी हैं। कुछ इस तरह से इसका पैटर्न जो है वो आया हुआ होता है यूं करके। ठीक है, सो ये भी वाइडेंड है, ये भी प्रोलॉन्ग्ड है और ये भी प्रोलॉन्ग्ड है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। मतलब ऐसा क्यों है कि बॉडी में आपका जो पोटाशियम है सीरम के अंदर वो ज़्यादा है। पोटाशियम के ज़्यादा होने की बहुत सारी रीज़न्स है।
नंबर 1 रीज़न ये है कि किडनी से जो इसकी एक्सक्रीशन होनी है वो एक्सक्रीशन इसकी क्या है, डिक्रीज़ है, ठीक है। अब डिक्रीज़ एक्सक्रीशन किडनी से क्यों है, ड्यू टू रीनल इनसफिशेंसी, मतलब आपकी किडनी फेलियर है या किडनी इंजरी है, जिससे GFR वगैरह और यूरिन आउटपुट आपका कम है, तो किडनी से ये एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ ड्रग्स भी इसकी एक्सक्रीशन को इफ़ेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल पोटाशियम स्पेयरिंग ड्रग्स होती हैं, बड़ी मशहूर ड्रग है स्पाइरिनोलेक्टोन, आपको पता है हम देते ही तब हैं जब हमने पोटाशियम बचाना हो। तो सम टाइम ये पोटाशियम को इतना बचा लेती है कि पेशेंट को क्या हो जाता है, हाइपरकलीमिया। इसी तरह स्पाइरिनोलेक्टोन के साथ जो एस इनहिबिटर है, या फिर अगर हम एस इनहिबिटर के साथ किसको देखें, एनसेड्स को देखें, तो वो भी क्या करती हैं, पोटाशियम रिटेंशन करती हैं, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने पढ़ी होगी पल्मोनोलॉजी में, इसको हम कहते हैं RTA4 रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 4। रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 4 में ये होता है कि या तो आपका जो एल्डोस्टेरॉन है ना वो है ही नहीं, या एल्डोस्टेरॉन नहीं है तो या फिर जो आपकी ट्यूब्यूल्स हैं वो एल्डोस्टेरॉन को रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं। अब होता ये है कि एल्डोस्टेरॉन जब यहाँ पे एक्ट करता है तो सोडियम उसके मुकाबले में बचता है और पोटाशियम एक्सचेंज होता है, ठीक है। लेकिन जब एल्डोस्टेरॉन है ही नहीं तो पोटाशियम एक्सचेंज नहीं होगा, सो पोटाशियम के लेवल्स क्या हैं, रेज्ड हैं। तो हाइपरकलीमिया की एक रीज़न रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 4 भी है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस टाइप 4 में एल्डोस्टेरॉन इनसेंसिटिविटी होती है या एल्डोस्टेरॉन आ ही नहीं रहा होता, ठीक है। तो एक ये रीज़न हो गई कि पोटाशियम आपकी बॉडी से निकल ही कम रहा है, क्योंकि किडनी में मसला है, क्योंकि ड्रग्स रिटेन करा रही हैं, क्योंकि किडनी के लेवल पर ही उसकी रिटेंशन हो रही है। नंबर 2 ये हो सकती है कि आपके सेल्स के अंदर जो पोटाशियम था वो सारा सेल्स में से निकल के बाहर कहाँ आ गया, सीरम में आ गया, ठीक है। तो सारा जो सेल्स में से पोटाशियम है वो बाहर सीरम में आ गया। अब सीरम में क्यों आया है, इसकी कुछ रीज़न्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टिशू इंजरी जब होती है, रेब्डोमाइलाइसिस है, कोई पेशेंट बहुत 4-5 घंटे 6-8 घंटे किसी ट्रक के नीचे आ गया, किसी अलमारी के नीचे गिर गया, वो उठ नहीं सका, कोई था नहीं इसको हेल्प करने वाला, तो एक स्टेरियो बना के दे रहे होते हैं रेब्डोमाइलाइसिस का और मायोग्लोबिन का। बहरहाल रेब्डोमाइलाइसिस में आपने याद रखना है कि पोटाशियम सारा सेल से बाहर आ जाता है। इसी तरह इंसुलिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पोटाशियम को सेल्स के अंदर भेजने के लिए। सो इंसुलिन की अगर डेफिशिएंसी है तो भी पोटाशियम जो है वो बाहर आ जाता है। उसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं या फिर कंडीशन आपने याद रखना है, एसिडोसिस हमेशा पोटाशियम को सेल से बाहर ले आती है और अल्कलोसिस की प्रेजेंस में पोटाशियम सेल्स के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। कुछ ड्रग भी इसको मोबिलाइज कराती हैं बाहर, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, या फिर हमारे पास जो है वो डिजिटालिस है, ठीक है। और उसके बाद वो कहते हैं ब्लड की रिजॉर्प्शन के बाद भी हीमाटोमास या GI ब्लीडिंग हो तो उससे भी पोटाशियम बाहर आ जाता है। समटाइम जो ब्लड सैंपल की हिमोलिसिस है या ब्लड विड्रॉ करते हुए ऐसे जब अपनी मुट्ठी ज़ोर से बंद करो तब भी पोटाशियम जो है वो सेल से निकल के बाहर आता है, थ्रोम्बोसाइटोसिस में और ल्यूकोसाइटोसिस में। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिनमें पोटाशियम आपके सीरम में आएगा और पोटाशियम के लेवल ज़्यादा होंगे। अब बात यह है कि अगर पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो भी गए हैं तो आपका क्या ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है सेवेरिटी पे और डेवलपमेंट पे। अगर एक्यूट ऑनसेट है और पोटाशियम के लेवल 6.5 या 7 मिलीमोल्स तक चले गए हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि बहुत सवेयर हाइपरकलीमिया है, कार्डिक टॉक्सिसिटी हो सकती है, हमने इमीडिएटली ट्रीट करना है। अब इसको ट्रीट करने के लिए आपने याद रखना है कि हमारे पास ना 3 स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप 1 होता है उसमें हमने सेल मेम्ब्रेन जो है ना उसको क्या करना होगा, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टेबलाइज करना होता है और इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। क्या देते हैं, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। और ये आपने 10% सोल्यूशन देना होता है, 10 ml देना होता है IV ओवर 2 मिनट, 2 मिनट्स के अंदर 10% सोल्यूशन ऑफ IV कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ml आपने देना है। अब नंबर 2 आपने ये करना होगा कि आप कुछ ऐसा करें ताकि आपकी जो सारा पोटाशियम है ना ये सीरम से शिफ्ट होके किधर जाना शुरू कर दे, सेल्स के अंदर जाए। मतलब जो सीरम में आया हुआ था अब वापस क्या हो, वो सेल्स के अंदर जाए। वापस सेल्स के अंदर भेजने के लिए वही कंडीशन जिन्होंने इसको बाहर लाया था उसको रिवर्स करना है। मतलब इंसुलिन की डेफिशिएंसी थी तो हमने इसको अंदर भेजने के लिए क्या दे देना है, इंसुलिन दे देना है। नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इंसुलिन और ग्लूकोज। उसके अलावा हम इसको बीटा एगनिस्ट देते हैं, बीटा एगनिस्ट साल्ब्यूटामोल वगैरह, उसकी प्रेजेंस में भी इसको इनहेल कराते हैं। जो इंसुलिन और ग्लूकोज है वो IV फॉर्म में देंगे और जो बीटा एगनिस्ट हैं वो इसको क्या कराते हैं, इनहेल कराते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि हम इसको IV सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, उससे भी ये सेल्स के अंदर मूव करता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको इधर करके बता देती हूँ, कंपैरिजन ज़रा हम बाद में कर लेंगे। सो आपने बेटे याद रखना है कि स्टेप 1 के अंदर हमने इस पेशेंट को IV कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। क्या देना है, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट।
और IV कैल्शियम ग्लूकोनेट हमने 10 ml देना होता है 10% सोल्यूशन विद इन 2 मिनट्स, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है स्टेप टू के अंदर हमारा मेन जो एम होता है वो ये होता है कि पोटाशियम सारा सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाए। अब ये जो पोटाशियम सेल्स के अंदर जाएगा इसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। नंबर 1 हम IV ग्लूकोज और IV इंसुलिन दे रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 2 हम उसको बीटा एगोनिस्ट देते हैं, और बीटा एगोनिस्ट फॉर एग्जांपल साबा हो गया, साल्ब्यूटामोल हो गया, और ये पेशेंट जो है इसको इनहेल करता है। और नंबर 3 ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, IV सोडियम बाइकार्बोनेट भी दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 3 वो कह रहा है कि स्टेप 3 क्या करना होता है। स्टेप 3 हमने करना होगा कि पोटाशियम की जो बॉडी से एक्सक्रीशन है ना, हम उसको ज़्यादा करें। तो हमने पहले अपनी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज़ किया, कुछ को सेल के अंदर भेजा और कुछ को बॉडी से एक्सक्रीट कराएंगे। सो एक्सक्रीशन के लिए जो ऑप्शन है वो डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स जो है वो पोटाशियम को निकालते हैं, इसीलिए डायूरेटिक के साथ समटाइम हमें पोटाशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स पायरिनोलैक्टोन देना पड़ता है। लेकिन इस पेशेंट में है ही ज़्यादा, तो हम अकेला क्या देंगे, IV फ्यूरिसमाइड देंगे और साथ में पेशेंट को नॉर्मल सेलाइन देंगे अगर उसका रीनल फंक्शन ठीक है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हम उसको कुछ आयन एक्सचेंज रेजाइंस देते हैं। ये आयन चेंज रेजाइंस जो हैं, रेजाइंस जो भी हैं, ये भी क्या करते हैं, उसकी एक्सक्रीशन को ज़्यादा करते हैं, लाइक सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट है, ठीक है। और नंबर 3 रिफ्रैक्टरी केसेस में हमने इसकी क्या करनी होती है, डायलिसिस करनी होती है। तो ये आसान सा हाइपरकलीमिया का ट्रीटमेंट है। सो हाइपरकलीमिया बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा टॉपिक है। हाइपरकलीमिया सारा का सारा डिस्कस हो गया। अगर वो ज़्यादा है 5.5 मिलीमोल से तो इसको हाइपरकलीमिया कहते हैं। उसके सिम्टम GIT, मसल्स और ECG पे याद रखने, ECG पे बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉल टेंटेड P वेव्स आ रही हैं, T वेव्स आ रही हैं सॉरी, तो उसका मतलब होता है हाइपरकलीमिया। और उसके बाद इसकी मसले ये हैं कि या तो एक्सक्रीट नहीं हो रहा या सारा सेल से बाहर आ गया हुआ है, और इसको ट्रीटमेंट 3 ऑप्शंस के अंदर है। अब अगर हम बात कर लें इधर ही हाइपोकलीमिया की, तो हाइपोकलीमिया को हम सारा कंपेयर करेंगे।